नहीं। अखबार खोलो तो किशनगढ़ बास और रूंद गिदावड़ा का क्षेत्र आपको नजर आता है। सोशल मीडिया पे चले जाइए, कहीं भी बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का, अपने फेसबुक पे उसी मामले को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में रामहेत सिंह यादव हैं, 2 बार वहां से विधायक रहे हैं और अब की बार चुनाव लड़ा था, बदकिस्मती से चुनाव हार गए। सर, इतना बड़ा मामला हो गया, सबसे पहले तो लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि वहां के नेता आप हैं बीजेपी के और सबसे लेट भी आप ही पहुंचे उस क्षेत्र में। बीमारी किसी को कह के नहीं आती। वायरल चल रहा है, मेरे परिवार में सब लोगों को बुखार था, मैं भी उस चपेट में आ गया, इसलिए मैं 2 दिन लेट गया और मेरे लोगों को मैंने कह दिया था कि अभी बुखार है, मेरे बुखार में जाना संभव। कल भी जब मैं गया, मेरे साथ गए उन लोगों को ध्यान है कि मेरे पैर कांप रहे थे बुखार की वजह से, बुखार वहाँ भी चढ़ गया था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमारे सरकार ही चली गई, मंत्री चले गए, फिर बाकी क्या रह गया। मंत्री जी का फ़ोन आया था तो तब भी मैंने उनको यही कहा था कि भाई मेरे बुखार है और इसलिए मैं आज दवाई ले लेता हूँ, थोड़ा-सा ठीक होऊँगा, जब मैं कल हो जाऊँगा। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कह रहे थे कि पता तो था कि ऐसा होता है, आपने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, आपने ऐसा भी कहा। क्या एक गाय कटे या 100 गाय कटे, एक गाय कटेगी तो मामला नहीं उठेगा, 100 गाय कटेंगी तो मामला उठेगा? कांग्रेस राज में अमित चौधरी और उसकी जो पुलिस की टीम थी, वो ऐसे अपराधियों से साँठ-गाँठ हो गई, जिसमें एक कांग्रेस का पदाधिकारी इकबाल भी है, जो सारा ये करता था। और जब हमारी जानकारी में ये जुलाई-अगस्त में 2023 में आया कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ बाकायदा हमने इंसिस्ट करके जो अच्छे सामाजिक लोग हैं उनसे पंचायत कराई। हमने ये तय कराया कि गोकशी नहीं होगी, सबका फैसला हुआ और आस मोहम्मद नाम के एक दुकानदार को कहा कि भाई अगर यहाँ से कोई गाय निकलती है या जानकारी आती है, क्योंकि आपकी सड़क पे दुकान है, तो आप समाज को और पुलिस को बताएँगे। आस मोहम्मद ने जैसे ही गाड़ी गायों के लिए निकली तो उसने समाज के लोगों को और पुलिस को सूचना दी। जैसे ही सूचना दी, पुलिस ने उसको बता दिया, जो उससे बीट इंचार्ज और वो मिले हुए थे, तो गौ तस्करों ने उसका और उसके बेटे का अपहरण कर लिया। एक बेटा उसके जिसके हाथ नहीं है, एक हाथ कटा हुआ है, उसको मारा बुरी तरह से। फिर समाज के बहुत सारे लोग पुलिस के साथ लग के उसको बरामद किया और मैं स्वयं जो अपहरणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर नंबर 520 है और 31/8/2023 की एफआईआर है और उसमें फिर अमित चौधरी एसएचओ ने साँठ-गाँठ करके अपराधियों से, चूँकि तो उससे पहले से मिले होते, तो वो अपहरण की सेक्शन और ये सब हटा दिए। मैं उस मामले में गाँव वालों को लेके कई बार एसपी से भी मिला कि साहब इसकी जाँच वापस कराओ, लेकिन चूँकि एसपी ने हमारी बात को नहीं सुना, कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के स्थानीय विधायक का एसएचओ को और बाकी लोगों को प्रोटेक्शन है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी गई। अब हमने फिर कहा है कि ये एफआईआर 520 का रीओपन करा के इस पे वापस कार्रवाई हो। लेकिन रामेश जी, पुलिस की कार्रवाई को देखें तो सिर्फ प्यादे पकड़े जा रहे हैं, जो सरगना हैं वो अब भी बाहर हैं। जिस इकबाल की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास में सूचना है कि कल वो एसएचओ के कमरे में बैठकर, किशनगढ़ बास जो एसएचओ लगे हैं आज, उनके पास में बैठकर चाय पी रहे थे, हंसी ठिठोलियां कर रहे थे और सरगना भी वही बताए जा रहे हैं। आप भी उसी का नाम ले रहे हो? ये तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि वो कल एसएचओ के पास थे, ये मेरे जानकारी में नहीं है। उन्हीं के चैम्बर में बैठ के एसएचओ के सामने चाय पी रहे थे, हंसी ठिठोलियां कर रहे थे। अपराधी के साथ इस तरह से पुलिस के अधिकारियों को बैठना गलत है, ये कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेट हुआ है ये विषय। और मैंने आज भी अधिकारियों से बात की है, कल भी जब मेरे शाम को आया कि भाई, तो जब हम वहाँ गए, लोगों ने हमको बताया कि ये इकबाल तो मेन सरगना है और हमारा भी जैसे उस पर संदेह रहता था कि क्योंकि उसने जिस तरह का मकान, बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाया और आए दिन तत्कालीन एसएचओ और पुलिस के लोग वहाँ उसके घर में बैठ कर के और पार्टी करते थे, खाना खाते थे और वो सारा विषय था। तो वो हमने फिर वापस अधिकारियों को कहा कि इसके खिलाफ इसकी जाँच करें, एसएचओ और इनकी जो कॉल डिटेल निकलवाएँ, इनकी प्रेजेंटेशन देख निकल जाएगी। और खुलेआम सबको पता है कि अमित चौधरी उसकी 20-20 नंबर जो गाड़ी है, उसको खुलेआम घुमाए घूमता रहता था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मामला और उठाया था, जो एसएचओ थे अमित चौधरी, उनके ऊपर, कि एक महिला कांस्टेबल को एसएचओ ने कहा कि आप मेरे बेडरूम में आइए, 3-4 सुंदर सुंदर बच्चे पैदा करूंगा मैं।
जब मैं एमएलए था तो ये एसएचओ किशनगढ़ लग गए थे और मेरे संज्ञान में आया कि ये लग गया, तो मैंने तत्कालीन एसपी को कहा कि इसको हटाइए। उसके 2-3 महीने बाद तक उसको नहीं हटाया और फिर एक दिन किसी चैनल में जयपुर में था तो मैंने उसको देखा कि एक किसी मातहत कर्मचारी से किशनगढ़ थाना अधिकारी ने फ़ोन पर अश्लील बात की। मैंने मेरे सोर्स से उसको मँगाया, उसमें बिल्कुल वो ये बात कह रहा है कि आप मेरे अंदर थाने के अंदर ही चूँकि निवास था, यहाँ आ जाइए और मैं आपको 3-4 सुंदर-सुंदर बेटे पैदा कर दूँगा। और इस तरह की बात उस वीडियो में है। मैंने तत्कालीन गृह मंत्री को शिकायत की, एसएचओ को हटवाया, उसकी जाँच हुई 2-3 बार। चूँकि उसको भी कोई इनको प्रोटेक्ट कर रहा था पॉलिटिकली, तो वो उसकी 2-3 बार जाँच को बदलवाया गया और बाद में चूँकि उसने अपना वॉइस टेस्ट नहीं दिया, जो उसमें ज़रूरी था। पिछले दिनों भी लगभग 1 साल पहले की बात है, एक मातहत महिला ने उस पर दुष्चरित्रकार ये आरोप लगाया था। तो सब जग जाहिर है कि स्थानीय विधायक अगर कुछ अपने समाज के स्वयंभू अपने लोगों को ले जाकर उस महिला से बात करके कि आप एफआईआर मत दर्ज करिए, फिर भी उस महिला ने माना नहीं और वो जा करके ये भिवाड़ी के एसपी को दरखास्त दे के आई और नेट रिजल्ट हुआ कि एमएलए ने अपने प्रभाव का उपयोग करके थानेदार को बचा कर उस महिला का ही ट्रांसफर करा दिया। अब क्या देखते हैं कि क्या पुलिस इसमें निष्पक्ष जाँच कर पाएगी? क्योंकि जैसा मैंने सुना है, वहाँ जो एसपी लगे हुए थे, अब 2-3 दिन पहले तो नए आ गए हैं अनिल बेनीवाल जी। उससे पहले जो एसपी लगे हुए थे, वो तो घर पे अपने दफ्तर में बैठ के डीलिंग करते थे लोगों से। डीलिंग इन द सेंस कि क्या लेना है, क्या देना है, कौन से मुकदमे में कितनी कार्रवाई होगी, कौन से मुकदमे में कार्रवाई नहीं होगी। क्या उनके खिलाफ भी कोई जाँच करवाएँगे आप? क्योंकि आप सरकार है। देखो, मैंने एक एनडीपीएस का मुकदमा था खैरतल का। मेरी जानकारी में आया कि उसमें एसपी ने अपने स्वयं स्तर पर लेन-देन का सौदा किया और उसका स्थान वो जो जब्त करने का वो और जिसका नाम उसने जो मुलजिम पकड़ा गया, जिसका नाम लिया, सब नाम उन्होंने पैसे लेके निकाल लिया। मैंने पहले भी और फिर भी आईजी को कहा है कि भाई इसकी फाइल को आप तलब करके इसकी निष्पक्ष अधिकारी से जाँच कराएँ। ऐसे बहुत और भी कई प्रकरण हैं कि जिसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते थे और उसके बारे में ये जहाँ अवैध खनन का विषय वो तो उसमें तो बहुत सारा बात है। अभी जन सुनवाई थी, कलेक्टर साहब बैठे थे, मैं था और भी थे। तो एसडीएम मुंडावर कह रही थी कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं करती और अवैध रूप से भारी मात्रा में खनन और अवैध खनन हो रहा है और एसपी खुद ही वहाँ बैठे थे। तो एसपी कह रहे साहब मेरे पास फोर्स नहीं, मैंने तो पहला पैरामिलिट्री फोर्स आरएसी वगैरह ये मांगी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं करी। चूँकि कहीं न कहीं उनका अवैध खनन को प्रोटेक्शन देने में या अपराधियों के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो रहा ही है, तभी तो ऐसी बातें उनके सामने उसके लिए लोग कहने लगे। किन-किन पर, क्योंकि आप सरकार हैं, आप ये मत कहिए कि हम करवाएँगे या हम ऐसा सोचते हैं कि इनके पे कार्रवाई होगी, क्योंकि अब आप सरकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किन-किन पर कार्रवाई होगी? हम एसआईटी गठित कराकर इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच कराएँगे। जो भी विभाग के जिस भी अधिकारी, कर्मचारी इसमें दोषी होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पूर्व विधायक रामेद सिंह यादव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से थे और इन्होंने कहा कि एसआईटी से गो मांस मंडी की जांच करवाएंगे, उसमें कितने लोग संलिप्त हैं, कौन-कौन हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।